दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, लेकिन जनता फिर भी गरीब। एक देश का बैठा हुआ राष्ट्रपति और रातों रात अमेरिका के कंट्रोल में। कोई सोच नहीं सकता था कि किसी देश के राष्ट्रपति को आप इतनी आसानी से उठा के ले जा सकते हैं। क्या ये ड्रग्स का मामला है या असली खेल ऑयल और पावर का है? चाइना इससे क्यों परेशान है? रसिया क्यों चौंक है और इंडिया ये सब देख के क्या समझ रहा है? हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुराग ठाकुर। आज वाली स्टोरी जो है वो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि अगर आप हेडलाइन देखोगे तो लगेगा बस अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक्शन लिया है, लेकिन असली कहानी एक रात की नहीं, ये कहानी ऑयल्स, पैसा और पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल दिखाने का था। और इस कहानी के 3 मेन प्लेयर्स थे, अमेरिका, चाइना और वेनेजुएला। और बीच में एक एंगल आता है इंडिया का, क्योंकि इसी दौरान ट्रंप ने इंडिया को लेकर जो स्टेटमेंट दी है, टैरिफ और क्रूड ऑयल को लेकर जो प्रेशर वाली बात कर रहा है लगातार अमेरिका। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले वेनेजुएला के पास क्या है जिसके लिए अमेरिका ने वहां के राष्ट्रपति को रातों रात उठा लिया? वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा प्रोवन ऑयल रिजर्व्स है, करीब 300 बिलियन बैरल के आसपास। अब कंपेयर समझिए, सऊदी के रिजर्व्स में लगभग 260 बिलियन बैरल्स के आसपास बताए जाते हैं। ग्लोबल लिस्ट में यही रेंज दिखाती है। यूएस के रिजर्व्स वेनेजुएला से बहुत कम है, रफली 50-60 बिलियन। लेकिन ट्विस्ट ये है कि तेल होने से सब कुछ नहीं हो जाता। तेल निकालना, रिफाइन करना और एक्सपोर्ट करना, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके पास मौजूद होना चाहिए, जो कि वेनेजुएला के पास नहीं था। वेनेजुएला का जो तेल रिजर्व्स है वो बहुत सी जगहों पे हैवी क्रूड होता है, यानी निकालना और प्रोसेस करना टफ और कॉस्टली हो जाता है। और इसी सिस्टम पर पिछले सालों में मिसमैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट कम और सैंक्शन, इन सब का बहुत बड़ा असर पड़ा है, जिसकी वजह से वेनेजुएला की करेंसी भी कमजोर हुई। अब सवाल यह है कि जब इतने तेल हैं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, फिर भी इस देश के लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि वेनेजुएला की जो इकोनॉमी है बहुत हद तक पूरी तेल पर ही डिपेंड है। जब प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट गिरा तो पैसा बिल्कुल आना रुक गया। के मुताबिक वेनेजुएला का आउटलेट 90s में करीब 3.5 बिलियन पर डे के आसपास बताया जाता है और 2025 में अराउंड यही घटकर 1.1 बिलियन पर डे के आसपास रह गया। मतलब खजाना नीचे है लेकिन ऊपर का सिस्टम टूटा हुआ है। चाइना की इकोनॉमी उस टाइम पे बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उसे एनर्जी चाहिए थी, चीप और स्टेडी। वेनेजुएला के पास ऑयल था लेकिन कैश और इन्वेस्टमेंट की कमी थी, तो चाइना ने यह किया कि वो वेनेजुएला को लोन्स और प्रोजेक्ट्स देगा और बदले में उससे शिपमेंट के तौर पर ऑयल्स लेगा। कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि चाइना ने ऑयल बैक्ड लोन्स के जरिए वेनेजुएला को बहुत बड़ा पैसा दिया। 2015 तक 60 बिलियन से ऊपर ऑयल बैक्ड लोन्स की बात आती है। और रूटर्स के मुताबिक वेनेजुएला की चाइना और बिलैटरल डेब्ट करीब 13 से 15 बिलियन बताई गई है और बाकी के डेब्ट तो अलग है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चाइना आखिर कितना तेल खरीदता था? 2025 में चाइना ने वेनेजुएला से औसतन 3,89,000 बैरल्स पर डे के हिसाब से इंपोर्ट किया है और ये चाइना के टोटल सी बोर्न इंपोर्ट्स का करीब 4% है। कुछ डाटा प्रोवाइडर्स में ये संख्या 400 के से लेके 470 के पर डे तक भी दिखाई जाती है। ओवरऑल पिक्चर्स यही है कि वेनेजुएला चाइना के पास लिए डिस्काउंटेड हैवी क्रूड ऑयल का एक बड़ा सोर्स था। अब जब भारी मात्रा में तेल खरीदने के पीछे चाइना का प्लान क्या था? एक लॉन्ग टर्म सप्लाई लॉक करना, चीप और हैवी क्रूड ऑयल। दूसरा, लोन्स देने के बदले हैवी ऑयल की रिकवरी, क्योंकि आपको पता है कि चाइना को एनर्जी की कितनी जरूरत है डेवलपमेंट को लेके। आज भी चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा तेल खरीदने का काम करता है। तीसरा, लैटिन अमेरिका में चाइना की पकड़ बढ़ाना और सेक्शन ऑयल से डिस्काउंट लेकर टीपोर्ट रिफाइनरीज चाइना की इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज को फायदा देता। रूटर्स और एफटी दोनों तरह की रिपोर्टिंग के एंगल आता है कि चाइना के कई इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज डिस्काउंट क्रूड ऑयल पर चलते थे और वेनेजुएला, ईरान जैसे सोर्सेस उनके लिए कॉस्ट एडवांटेज होते थे। अब ये मत सोचिए कि सिर्फ मोरल या ड्रग्स की लड़ाई है। अमेरिका का जियोपॉलिटिकल पॉइंट ये है, लैटिन अमेरिका में चाइना की बढ़ती पकड़ अमेरिका के लिए अलार्म का काम कर रही थी। रूटर्स की रिपोर्टिंग में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन ऑनरॉइड डॉक्ट्रिन स्टाइल वाली फ्रेमिंग की चर्चा है। मतलब
वेस्टर्न हेमफायर में यूएस का डोमिनेंस, वेनेजुला से चाइना जाने वाला ऑयल, इसी बीच वेनेजुला से चाइना जाने वाला ऑयल, शैडो फ्लीट, सैंक्शन एविएशन, टैंकर सीजर्स, ये सब हेडलाइंस बनकर रह गए थे। रॉयटर्स एपी गार्डन के मुताबिक यूएस फोर्सेस ने जनवरी 3, 2026 के आसपास एक ऑपरेशन में वेनेजुला के लीडर्स निकोलस माडुरो को पकड़ लिया और यूएस ले गए, जहां वो टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस को फेस कर रहे हैं। और फिर लीगल सवाल उठा, क्या ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सही है? रूटर्स ने लीगल एक्सपर्ट की बहस भी कवर की, लेकिन प्रैक्टिकल जियोपॉलिटिकल में इस मूव्स का इमीडिएट इफेक्ट हुआ। चाइना को शॉक क्यों लगा? क्योंकि 2026 के शुरुआत में रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुला से एशिया चाइना की तरफ से लोडिंग रुकने लगे और रूटर्स गार्डन के मुताबिक यूएस साइड से वेनेजुला क्रूड यूएस को रिडायरेक्ट करने जैसी बातें भी सामने आई, जिसमें 2 बिलियन वर्थ ऑयल की ट्रांसफर वाली लाइंस भी रिपोर्ट हुई। यानी चाइना की जिस सप्लाई चेन में वेनेजुला एक डिस्काउंटेड पिलर था, वो अचानक सैकी हो गया। सबसे पहले इसमें चाइना के हुए 3 सबसे बड़े लॉस को समझते हैं। चीप ऑयल सप्लाई का झटका, चाइना के लिए 2025 में 389 के बीपीडी एवरेज वेनेजुला ऑयल था। सडनली डिस्ट्रप्शन का मतलब टी पोर्ट रिफाइनरीज को अल्टरनेट ढूंढना पड़ा और रूटर्स के मुताबिक टी पोर्ट्स ईरान, रसिया हैवी क्रूड ऑयल की तरफ से शिफ्ट कर सकते थे। दूसरा जो लॉस हुआ वो लोन्स इंडिपेंडेंट रिस्क। रूटर्स के मुताबिक चाइना फर्म्स में वेनेजुला ऑयल सेक्टर में 2.1 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया सिंस 2016 और वेनेजुला की चाइना डेब्ट 10 बिलियन प्लस जैसी बात भी आती है। वॉरियस रिपोर्टिंग, रूटर्स फाइनेंस पीस बिलेटरल डेब्ट 13 से 15 बिलियन बताता है। अगर पॉलिटिकल स्टेप्स बदलता है तो डील रीनेगोटिएट होता है और चाइना की बार्गेनिंग कमजोर पड़ती है। लॉस नंबर तीसरा, इन्फ्लुएंस का नुकसान। एबीसी रूटर्स जैसी कवरेज में चाइना ने यूएस एक्शन को बुलिंग कहा और टैक्स कट करने के रिपोर्ट्स पर भी ऑब्जेक्शन किया। अब इसमें रसिया चुप क्यों है? ताकि यूएस हर तरफ से प्रेशर में रहे। ऑयल और शैडो फ्लीट्स और टैंकर्स, पॉलिटिक्स में रसिया लिंक्स टैंकर सीज जैसी खबरें भी आई। ओवरऑल रसिया हमेशा लाउड नहीं होता है, लेकिन सिचुएशन को अपने हिसाब से रीड जरूर करता है। ट्रंप का मोदी को लेकर स्टेटमेंट क्या था? इंडियन एक्सप्रेस और एनडीटीवी के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी नॉट दैट हैप्पी टैरिफ्स की वजह से, और उन्होंने एक लाइन में मोदी के मिलने वाली बात की, सर मे आई सी यू प्लीज। ये क्लिप इंडिया में भी वायरल हुआ क्योंकि इसमें प्रेशर और पॉलिटिक्स वाला टोन भी दिखता है। रूटर्स के मुताबिक ट्रंप ने इंडिया को रशियन ऑयल परचेज पर हायर टैरिफ्स की वार्निंग दी और यूएस में ऐसे बिल्स आइडियाज भी चल रहे हैं जो बायर्स पर बहुत बड़े टैरिफ की बात करते हैं। रूटर्स ये भी रिपोर्ट करता है कि इंडिया ने रिफाइनरीज से वीकली डाटा मांगा क्योंकि ट्रेड डील प्रेशर और इन्वायरमेंट चल रहा था। और रूटर्स ने रिलायंस के रशियन क्रूड डिलीवरीज जनवरी एक्सपेक्टेशन जैसी स्टोरी भी की। इंडिया पैनिक नहीं करता है, बल्कि इंडिया डील भी देखता है, प्रेशर भी समझता है और इंटरेस्ट भी। सबसे बड़ा सवाल, इंडिया विल बी बाय ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान वाली बात का क्या सच है? ये पॉइंट बहुत लोग गलत समझते हैं। रिपोर्ट्स में जो चीज आई है वो ये थी कि जुलाई 2025 में ट्रंप ने यूएस पाकिस्तान पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स डेवलप होंगे, मे बी समडे दे माइट सेल ऑयल टू इंडिया जैसी बात कही गई। मतलब ये इंडिया ने पाकिस्तान से ऑयल बाई करने का फैसला कर लिया नहीं था, ये द्वारा किया गया क्लेम था जो इंडिया में सोशल मीडिया में मजाक और बहस की वजह से चला। कुछ एक्सपर्ट ने इसे प्रैक्टिकली अनलकली भी कहा है। इंटरनेट ने इसे इंडिया बाइंग ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान बना दिया, लेकिन असल लाइन माइट सेल समबडी वाली थी। सोशल मीडिया पे इसको लेकर क्या नैरेटिव चल रहा है, थोड़ा इसको जानते हैं। मे आई सी यू प्लीज वाला क्लिप मीम्स में चला, टैरिफ्स, रशियन ऑयल पर डिबेट और इंडिया शुड बैंड और नॉट, ये बहुत डिस्कस्ड हुआ। तीसरा, पाकिस्तान ऑयल टू इंडिया वाली बात पर भी लोग बोले, कुछ ने मजाक भी बनाया, कुछ ने प्रोपोगेंडा कहा क्योंकि लाइन को गलत तरीके से फॉरवर्ड किया गया। वेनेजुला ऑपरेशन को लेकर भी ग्लोबल रिएक्शन स्प्लिट रहा। यूएन एक्सपर्ट्स ने स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन भी की। वेनेजुला वाला एक्शन सिर्फ एक कंट्री की स्टोरी नहीं, ये एक मैसेज था पूरे वर्ल्ड को। अमेरिका ने सीधा चाइना को ये मैसेज दिया कि डिस्काउंटेड ऑयल और इन्फ्लुएंस की कोई गारंटी नहीं है। पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज दिया कि पावर रूल्स कैन ओवरराइड नॉर्मल रूल्स फॉर अमेरिका। इंडिया को इससे ये समझना चाहिए कि प्रेशर आएगा, नैरेटिव्स चलेंगे, लेकिन डिसीजन इंटरेस्ट से होगा। आज वेनेजुला है कौन, ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं, बस वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पैटर्न है
और इंडिया को पैटर्न समझकर चलना है, इमोशन से नहीं कैलकुलेशन से चलना है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी स्टोरी को